नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने आजकल काफी सुर्खियां बटोरी हैं। मेरा मतलब है जाति जनगणना। हाँ बिल्कुल। सरकार ने ये इशारा किया है कि अगली जनगणना के साथ जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जा सकते हैं और इस घोषणा ने ना एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कुछ चिंताएं हैं कि क्या इससे समाज में दरारें पड़ेंगी, तो वहीं कई आवाजें इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम बता रही हैं। सही बात है, दोनों तरह की बातें हो रही हैं। ये स्रोत जाति जनगणना के इतिहास, इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है और इसके आप कह सकते हैं क्या क्या संभावित असर हो सकते हैं, इन सब पहलुओं को खंगालने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी स्रोत के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। बहुत जरूरी है, जिस पर स्रोत भी जोर देता है। अच्छा, क्या फर्क? ये फर्क है जनगणना यानी सेंसस और सर्वेक्षण यानी सर्वे के बीच। हाँ, ये तो सुना है, सेंसस और सर्वे। देखिए, जनगणना का मतलब है एन्यूमरेशन, मतलब हर एक व्यक्ति की गिनती घर घर जाकर। इसमें कोई छूटता नहीं है थियोरेटिकली। ठीक है। वहीं सर्वेक्षण जो होता है वो एक सैंपल पर आधारित होता है, मतलब एक छोटे समूह से जानकारी ली जाती है और फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके उन नतीजों को पूरी आबादी पर लागू करने का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, मतलब एक्सट्रापोलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जाति जनगणना की जो बात हो रही है वो एक व्यापक, हर व्यक्ति को शामिल करने वाली गणना की है, न कि सिर्फ एक अनुमान की। ये फर्क बहुत अहम है। समझ गया। तो ये पूरी और विस्तृत गणना होगी, कोई सैंपल सर्वे जैसा नहीं। ये बात साफ हुई। लेकिन भारत में जनगणना का और खास तौर पर जाति आधारित जनगणना का इतिहास क्या रहा है? स्रोत इस पर क्या बताता है? स्रोत हमें याद दिलाता है कि भारत में जनगणना का तो एक लंबा इतिहास रहा है। हर 10 साल पर ये होती आई है। हाँ, वो तो है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, 2021 में अगली होनी थी, लेकिन सरकार का कहना है कि कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। हाँ, कोविड की वजह से काफी कुछ टला था। हाँ, कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस देरी को दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। अच्छा, किस नजरिए से? उनका मानना है कि शायद इसका संबंध हाल ही में पास हुए महिला आरक्षण बिल से भी हो सकता है। ओह, अच्छा, विमेन्स रिजर्वेशन बिल। हाँ, उस बिल में ये कहा गया है कि महिलाओं के लिए सीटें 2026 के बाद होने वाली पहले जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय की जाएंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो 2026 के बाद की जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव बन गई है। ये तो दिलचस्प कनेक्शन है। अब आते हैं खास तौर पर जाति आधारित जनगणना पर। स्रोत के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान 1931 में आखिरी बार विस्तृत जातिगत आंकड़े जुटाए गए थे। 1931। हाँ, 1931 वो एक बहुत व्यापक कवायद थी जिससे ये पता चलता था कि कौन सी जाति के लोग किन व्यवसायों में हैं, उनकी साक्षरता दर क्या है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। मतलब काफी डिटेल था वो। 1931 यानी लगभग 90-92 साल पुराना डेटा। ये तो बहुत लंबा अरसा हो गया। क्या स्रोत ये कहता है कि आज भी हमारी नीतियां कहीं ना कहीं उसी पुराने डेटा पर आधारित हैं? ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है, लेकिन स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। आजादी के बाद कई दशकों तक सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़ी नीतियों के लिए कोई ताज़ा, व्यापक जातिगत डेटा उपलब्ध ही नहीं था। सच में? हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है 1979 में बना मंडल कमीशन। स्रोत बताता है कि मंडल कमीशन ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी का अनुमान लगाने के लिए मुख्य रूप से 1931 के जनगणना आंकड़ों का ही सहारा लिया था। ओह, 1931 के आंकड़ों का? जी, उसी पुराने डेटा के आधार पर कमीशन ने अनुमान लगाया कि देश में ओबीसी आबादी करीब 52% है। 52%? ये बड़ा नंबर है। हाँ, और फिर इसी अनुमान के आधार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई, जिसे बाद में लागू किया गया। अच्छा, तो वो 27% का आंकड़ा इस 52% के अनुमान से निकला? हाँ बिल्कुल। तो सोचिए, दशकों तक देश की एक बड़ी आबादी से जुड़ी नीतियां एक ऐसे आंकड़े पर आधारित रहीं जो आजादी से भी पहले का था। ये तो कमाल है। कोई अपडेटेड डेटा था ही नहीं। स्रोत एक और हालिया उदाहरण देता है जिससे आंकड़ों की कमी और उसकी जरूरत स्पष्ट होती है। बताइए। जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। हाँ, वो भी हाल की बात है। जी, तो अदालत ने सरकार से डेटा मांगा कि भाई अनारक्षित वर्ग में
कितने गरीब लोग हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। स्रोत के अनुसार सरकार उस समय जाति आधारित विशिष्ट डेटा पेश नहीं कर पाई। मतलब वो डेटा जो ये बता सके कि अनारक्षित जातियों के भीतर गरीबी का वितरण कैसा है। अच्छा, क्यों नहीं दे भाई? क्योंकि ऐसा विस्तृत डेटा मौजूद ही नहीं था। तो इससे ये बात और पुख्ता होती है कि सटीक और प्रभावी नीतियां बनाने के लिए जमीनी हकीकत दर्शाने वाले आंकड़ों की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। ये बात तो समझ आती है कि पॉलिसी बनाने के लिए डेटा चाहिए, लेकिन उन तर्कों को क्या जो इसके विरोध में दिए जाते हैं? स्रोत जरूर इस पर भी बात करता होगा। सबसे आम तर्क तो यही सुनने में आता है कि जाति जनगणना से जातिवाद और बढ़ेगा, समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा। स्रोत इस तर्क का विश्लेषण कैसे करता है? हाँ, स्रोत इस आम चिंता का जिक्र करता है और इसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। और विश्लेषण ये कहता है कि ये तर्क शायद उतना मजबूत नहीं है जितना लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, भारत में जातिवाद को बढ़ाने के लिए किसी जनगणना की जरूरत नहीं है। वो तो पहले ही समाज की रग-रग में मौजूद है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत इशारा करता है कि हमारी पहचान अक्सर हमारी जाति से जुड़ी होती है, भले हम इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें या ना करें। देश के लगभग हर सामाजिक पहलू में, चाहे वो शादी ब्याह हो। हाँ, शादी में तो सबसे ज्यादा दिखता है। बिल्कुल, जहां ये सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखता है, या रोजगार के अवसर हो या सामाजिक व्यवहार और भेदभाव हो, जाति की भूमिका कहीं ना कहीं दिखी जाती है, छुपती नहीं है। सही है। तो स्रोत का नजरिया ये है कि जातिगत जनगणना जातिवाद को पैदा नहीं करेगी, बल्कि जो कड़वी सच्चाई पहले से मौजूद है उसे सिर्फ आंकड़ों की शक्ल में सामने लाएगी। ये एक तरह से आईना दिखाने जैसा है। ठीक है, आईना दिखाने जैसा। तो अगर मकसद जातिवाद बढ़ाना नहीं है, तो फिर इस पूरी कवायद का मतलब, इस पूरी मेहनत का असली उद्देश्य क्या है? स्रोत के मुताबिक ये जानने के बाद कि किस जाति के कितने लोग हैं, उसका इस्तेमाल क्या होगा? सिर्फ गिनती कर लेना ही तो काफी नहीं होगा ना? बिल्कुल सही सवाल है। और स्रोत ये स्पष्ट करता है कि गिनती अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये तो बस एक साधन है, एक टूल है। तो लक्ष्य क्या है? असली मकसद है समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न जातियों की भागीदारी, जिसे अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसके स्तर को समझना और मापना। भागीदारी किन क्षेत्रों में? ये क्षेत्र बहुत व्यापक हैं। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, और सिर्फ एंट्री लेवल पर नहीं, ऊंचे पदों तक, जैसे कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में कौन लोग बैठे हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट में भी? जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, संपत्ति का स्वामित्व, यहाँ तक कि देश के लिए इनकम टैक्स भरने वालों में किस जाति समूह की कितनी हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स भरने वालों में भी? ये तो काफी गहरा विश्लेषण होगा। जी, संक्षेप में कहें तो देश के संसाधनों, अवसरों और सत्ता के ढांचे में किस समुदाय की कितनी पहुंच और कितनी भागीदारी है, इसका एक सटीक और विस्तृत नक्शा तैयार करना। एक पूरा मैप बनाना कि कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल। और जब ये नक्शा सामने आएगा तो इसका नीतियों पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। स्रोत बताता है कि इससे सरकार को कल्याणकारी योजनाएं, मतलब वेलफेयर स्कीम्स, डिजाइन करने में मदद मिलेगी। कैसे? योजनाएं ज्यादा लक्षित बन पाएंगी, ज्यादा टारगेटेड, ताकि लाभ उन समुदायों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जिनकी भागीदारी कम है। ठीक है, टारगेटेड स्कीम्स। और शायद सबसे बड़ा और तात्कालिक असर आरक्षण नीति पर होने वाली बहस पर पड़ेगा। ये बहस और तेज हो सकती है। आरक्षण पर असर, ये तो काफी संवेदनशील मुद्दा है। मौजूदा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव की बात हो सकती है? क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालता है कि आंकड़े आने के बाद क्या तर्क दिए जा सकते हैं? हाँ, स्रोत इस पर विस्तार से बात करता है। देखिए, जब विभिन्न जातियों की आबादी के सटीक आंकड़े सामने आएंगे और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के आंकड़े भी, अगर वो भी जुटाए जाते हैं, हाँ, तो इनकी तुलना की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ये पता चलता है कि किसी जाति समूह की आबादी देश की कुल आबादी का मान लीजिए 20% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में या उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी सिर्फ 5% है, तो ये तो बहुत बड़ा गैप हुआ। बिल्कुल, ये आंकड़ा असमानता को साफ तौर पर उजागर करेगा। स्रोत बताता है कि कई राजनीतिक दल और सामाजिक समूह पहले से ये संकेत दे रहे हैं कि वो सिर्फ गिनती से संतुष्ट नहीं होंगे। अच्छा, वो इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर जोर दे सकते हैं। अच्छा, ये नारा तो सुना है। हाँ,
इसमें सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा उठेगा। जैसा हमने पहले जिक्र किया, मंडल कमीशन ने ओबीसी आबादी 52% होने का अनुमान लगाया था 1931 के डेटा पर। हाँ बिल्कुल, जिसके आधार पर 27% आरक्षण मिला। अब अगर नई जनगणना में ओबीसी आबादी वाकई 50% या उससे ज्यादा निकलती है, तो ये मांग जोर पकड़ेगी कि 27% आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। पर वो 50% की लिमिट भी तो है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक और बड़ी चुनौती सामने आती है, जिसका जिक्र स्रोत करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी मामले में तय की गई 50% आरक्षण की सीमा। हाँ वो कैप। वर्तमान व्यवस्था में कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अगर आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग उठती है, खासकर ओबीसी समुदाय के लिए, तो ये 50% की सीमा आड़े आएगी। तो फिर क्या होगा? संविधान में संशोधन करके इस सीमा को हटाया जाए या कोई और कानूनी रास्ता निकाला जाए ताकि आरक्षण आबादी के अनुपात में दिया जा सके। यानी ये एक बड़ा संवैधानिक बदलाव भी ला सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़े संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव की आहट हो सकती है। ये तो सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों की बात हुई, लेकिन स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र था जो शायद बहुत लोगों को पता ना हो। वो ये कि सरकारी संस्थानों में तो ओबीसी आरक्षण लागू है, लेकिन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में नहीं, जबकि कहा जाता है कि संविधान में इसका प्रावधान है। ये क्या मामला है? हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है जिसे स्रोत ने उजागर किया है। देखिए, 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुईं और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया, तो इसके लिए सीटें भी बढ़ाई गई ताकि सामान्य वर्ग की सीटों पर असर न पड़े। हाँ, ये हुआ था कि वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अच्छा, तो अधिकार तो है सरकार के पास। अधिकार है, हालांकि स्रोत के अनुसार इस संवैधानिक प्रावधान के बावजूद इसे प्राइवेट संस्थानों पर पूरी तरह से लागू करने के लिए अब तक बाध्यकारी नियम नहीं बनाए गए हैं या उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया है। एक तरह का गैप है। मतलब कानून है पर पूरी तरह लागू नहीं हुआ। कुछ वैसा ही। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों का कहना है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद ये मांग और जोर पकड़ेगी कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी सभी वंचित वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण पूरी तरह से लागू किया जाए। और प्राइवेट नौकरियों का क्या उसकी भी बात हो सकती है? बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ अगला तार्किक सवाल उठता है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण का। हालांकि स्रोत ये भी साफ करता है कि ये सब मांगे उठाना एक बात है और इन्हें जमीन पर उतारना दूसरी। हाँ, वो तो है। इन पर अमल करने के लिए एक लंबी राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होगी, जिसमें काफी बहस और विचार विमर्श शामिल होगा। ये राह आसान नहीं है। तो अगर हम स्रोत की बातों को समेटें तो मूल तस्वीर ये उभरती है कि हमारे देश में जो संसाधन हैं, जो अधिकार हैं, जो अवसर हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या सत्ता में भागीदारी हो, उनका बंटवारा मतलब बहुत असमान है। हाँ, कुछ समुदाय, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हों, दलित हों, आदिवासी हों या पिछड़ी जातियां हों, उन्हें व्यवस्था में अपनी आबादी के अनुपात में जगह नहीं मिली है। यानी जैसा कि स्रोत कहता है, वे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, उनका प्रतिनिधित्व कम है। बिल्कुल। और ये एक आप कह सकते हैं गणितीय सच्चाई है। जैसा कि स्रोत इशारा करता है कि अगर कुछ वर्ग अंडर रिप्रेजेंटेड है तो इसका सीधा मतलब है कि कोई ना कोई दूसरा वर्ग ओवर रिप्रेजेंटेड है। अच्छा, मतलब किसी का हिस्सा कम है तो किसी का ज्यादा। हाँ, यानी कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा हिस्सेदारी मिली हुई है। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग या समूह ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, जिनके पास पहले से ज्यादा संसाधन है, सत्ता के गलियारों में जिनकी पहुंच ज्यादा है, उनकी आवाज भी ज्यादा मजबूत होती है। बिल्कुल, उनकी आवाज भी ज्यादा वजन रखती है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। और स्रोत का विश्लेषण ये भी कहता है कि ऐतिहासिक रूप से यही शक्तिशाली ओवर रिप्रेजेंटेड समूह अक्सर उन कदमों का विरोध करते आए हैं जिनसे भागीदारी ज्यादा समान या बराबर हो सकती है। ये तो एक तरह का पैटर्न है। हाँ, इस पूरी तस्वीर में स्रोत के अनुसार ये जातिगत जनगणना सिर्फ पहला कदम है। देखिए, किसी भी समस्या को हल करने के लिए या किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए आमतौर पर 3 चरण होते हैं, जैसा कि सामाजिक विज्ञान में माना जाता है। क्या है वो 3 चरण? पहला, गिनती करना, यानी समस्या को मापना, उसकी पहचान करना
कि भाई प्रॉब्लम है क्या और कितनी बड़ी है। ठीक है, काउंटिंग। दूसरा, पहचान करना, यानी ये समझना कि कौन प्रभावित है, क्यों है और क्या कारण है। आइडेंटिफिकेशन। और तीसरा, समाधान करना या भागीदारी सुनिश्चित करना। इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन सोल्यूशन। हाँ, अभी जो बहस हो रही है वो मुख्य रूप से पहले कदम पर केंद्रित है। चलो पहले गिने तो सही, जाने तो सही कि जमीनी हकीकत क्या है, किसके पास कितना है, किसकी भागीदारी कितनी कम है और किसकी कितनी ज्यादा। जब ये आंकड़े सामने होंगे तभी दूसरे और तीसरे कदम यानी पहचान और समाधान की दिशा में बढ़ने का एक मजबूत आधार तैयार होगा और शायद नीतियां बनाने का दबाव भी बनेगा। तो जैसा कि स्रोत के विश्लेषण से साफ हो रहा है, ये जाति जनगणना महज आंकड़ों को इकट्ठा करने की कवायद नहीं है। ये आंकड़े भारत के सामाजिक ताने बाने, राजनीतिक समीकरणों, संसाधनों के बंटवारे के सिद्धांतों और भविष्य में बनने वाली नीतियों को बुनियादी तौर पर बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो उसके बाद होने वाली राष्ट्रीय बहस क्या सिर्फ आरक्षण के मुद्दे तक ही सिमट कर रह जाती है, जो कि अक्सर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, या फिर ये समाज में प्रतिनिधित्व, समानता और सामाजिक न्याय के ज्यादा व्यापक और गहरे सवालों पर एक नई दिशा लेती है। जैसा कि स्रोत ने स्पष्ट किया, आंकड़े जुटाना एक बात है, ये पहला कदम है। इन नीतियां बनाई जाएं और सबसे मुश्किल उन नीतियों को कैसे लागू किया जाए, ये एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण सफर होगा। सही बात है। आंकड़े सच्चाई का एक हिस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन उस सच्चाई से निपटना समाज और कह सकते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। वाकई ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आंकड़ों के जरिए समाज की सच्चाई को सामने लाना कितना जरूरी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस सच्चाई को स्वीकार करके एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी पर आधारित व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ना। इस पूरे घटनाक्रम पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी। आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।